नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष कुमार जी। और हर्ष कुमार जी से हम बहुत सारे विषयों पे बातें करेंगे। अभी जी जो नमस्कार। वर्तमान के विषय हैं, जो आपके मंत्रिमंडल से संबंधित विषय हैं और अन्य राजनीतिक विषय भी हैं, उनसे सब पे बात करेंगे। थोड़ा बहुत जो मेल्ट डाउन हो रहा है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि मेल्ट डाउन तो हमारा स्पेशल चलता ही है, आपको बताइए। स्वागत है आपका हर्ष जी। जी धन्यवाद। मेल्ट डाउन में वैसे सबसे बड़ा मेल्ट डाउन क्या है आपके हिसाब से? मेल्ट डाउन में मैं सबसे बड़ा मेल्ट डाउन बताऊं आपको। हम्म। वो एक चिड़ियाघर का भालू है, उसने आज जयपुर डायलॉग्स के ऊपर ट्वीट किया। अच्छा। उससे तो एक आपका कोई पुराना चलता रहता है, तो कोई बात नहीं, आप ही छेड़ते हो नहीं उसको। नहीं, उसने जो वो कहता क्या है, हाँ। वो ये खुशी मना रहा था कि एक कोई हाँ। रैंकिंग निकालते हैं तो उसमें हम हम्म। पहले 15 में रहा करते थे। अब आपको अच्छा। पता है कि अप्रैल मई में यूट्यूब वगैरह ने क्या किया, तो हम उसमें 28 हाँ। नंबर पे पहुंच गए। और ये ANI का एक कोई पॉडकास्ट हो रहा था स्मिता प्रकाश के साथ, तो उसमें ये डिस्कस हुआ। जैसे जयपुर डायलॉग्स 28 पे पहुंच गया तो उसमें बड़ी खुशी मनाई उसने। अब इससे बड़ा मेल्टडाउन क्या हो सकता वो है भाई। वो हम उसमें डिस्कशन हुआ होगा जिसमें आनंद रंगनाथन वगैरह कई लोग आए हुए थे। हाँ हाँ हाँ, हम्म, हम्म, तो उसमें ये हुआ कि साहब कि अच्छा 28 पे पहुंच गया जयपुर डायलॉग। स्मिता प्रकाश ने आश्चर्य प्रकट किया। तो उसको लेके जयपुर हमारे चिड़ियाघर के भालू ने जो है वो बिल्कुल वो बना दिया। वो वहीं इनको से और वो कुछ तो मिला कटिंग नहीं। निकाल ली होगी उसने। और भाई समस्या क्या है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक बात पर टिका हुआ था कि भाई मोदी जाएगा और हम जो हम्म, है बस मौज राज के काटेंगे। मजे करेंगे, राज के हम्म, मजे करेंगे और बाकियों को पटक पटक के मारेंगे। हम्म। अब वो तो हुआ नहीं, तो मेल्ट डाउन तो होना ही है। आपने नहीं, सबसे बड़ा मेल्ट डाउन मैं बताऊं क्या हुआ। सबसे बड़ा मेल्ट डाउन जो है, जो लुटियंस वाला मेल्ट डाउन है, वो ये हुआ है कि साहब किसी मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं दिया। ये बहुत बड़ा मेल्ट डाउन है। और जिस दिन ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस दिन जो है वो अपनी आरफा जानम जो है, उन्होंने जो है ट्वीट करना शुरू कर दिया था ऐसे लेके कि साहब बताइए, क्योंकि उन्होंने शाहनवाज हुसैन का इंटरव्यू लिया था कुछ दिन पहले द वायर के हम्म लिए, जिसे आप द लायर कहते हो। उसके हम्म लिए एक इंटरव्यू लिया था और शाहनवाज हुसैन से पूछा था उन्होंने सवाल कि बताइए साहब, अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए कोई अल्पसंख्यक मंत्री नहीं मिल रहा, उस हम्म मंत्रालय को खत्म करने पे तुली हुई है। तो उसने ये कहा शाहनवाज हुसैन ने कि अल्पसंख्यकों को हम्म अलग से मंत्रालय की जरूरत है क्या? किस चीज के लिए चाहिए हम्म आपको? सरकारी हम्म सुविधाएं सब में सबका साथ सबका विकास, सब सब चीजें आपको बराबर मिल ही रही हैं, और पर अलग अलग से आप क्या चाहते हैं उसके लिए? तो वो कहे नहीं नहीं, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक नहीं रखती। तो अब अलगाववाद के लिए उन चाहिए ना वो। जी जी जी, उसके लिए चाहिए, या थोड़ा सा वो हज वज वाला मामला होता है जो, जिसमें हज यात्रियों को सब्सिडी मिला करती थी पहले, उस टाइप का जो मामला है। अरे तो तो मंत्रालय बनने से पहले जो है वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट देखता था उसको, उसमें क्या दिक्कत थी। हाँ, बताइए। वो तो सोशल जस्टिस वाले डिपार्टमेंट में सब कवर होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मोदी जी ने बिल्कुल परफेक्ट मैसेज दिया है कि साहब अल्पसंख्यक जो है वो, केवल अल्पसंख्यक जो है वो मुसलमान ही नहीं है। 2 सिख लिए हैं कैबिनेट में, ठीक है, एक बुद्ध लिया है, एक बौद्धिस्ट लिया है, और एक वो लिया है क्रिश्चियन, एक क्या बल्कि शायद 2 लिया है क्रिश्चियन। तो उन्होंने तो हम्म मुझे लगता है कि अपने हिसाब से मैसेज दे दिया है कि भाई ये लोग भी तो हैं, जैन भी हैं और भी हैं, पारसी भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मतलब
अब मुसलमानों से नहीं रहा, इस बात को लेकर मेल्टडाउन बहुत भयंकर चल रहा है। अब उनको बिल्कुल। बताइए, अब उन्हें आप ये कौन देखिए, बताए? सर सुनिए, तो एक तकनीकी रूप से आप बताइए कि वो कैसे ले ले मुसलमान। बीजेपी ने एक मुसलमान लड़ाया मलप्पुरम में, वो हार गया। ना तो चंद्रबाबू नायडू के पास कोई मुसलमान एमपी है, ना नीतीश के पास कोई मुसलमान एमपी है, ना चिराग पासवान के पास है, ना जयंत चौधरी के पास है, तो मुसलमान बनवाए कहां से? कह रहे हैं, अरे साहब आप भी कैसे जो है, ये बताइए, ये तो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, इसका कोई हाँ, जीते या ना जीते, आपने कई लोगों बनवाओ। को बना दिया, बिट्टू को हारने पे भी बना दिया, जॉर्ज हम्म, कुरियन तो राज्यसभा के मेंबर ही हैं, उनको भी बना दिया, हम्म, तो भाई हमको भी बना देते। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप वो वाहिद कम्युनिटी हैं, और जो आरफा खानम जिसकी बात कर रही हैं, आरफा खानम वो वाहिद पत्रकार हैं जिन्होंने पांचों वक्त की नमाज के साथ साथ, अजान के साथ साथ ये लगातार बोला है बीजेपी को वोट मत देना, हाँ, वोट नहीं देंगे, मंत्रालय लेंगे। भाई ये तो नहीं चलेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए तो मैंने कहा आपसे कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मेल्टडाउन ये है कि मोदी जी ने, जिसे कहते हैं ना कि ये कमजोर मोदी है, मोदी ने जब मंत्रिमंडल बनाया उसी में साबित कर दिया उसने कि भैया मुझे वोट नहीं दोगे तो फिर मैं चोट दूंगा। और मुझे तो लग रहा है कि जल्दी जो है, हो सकता है कि कैबिनेट की जो पहली बैठक हो, ऑफिशियली डिपार्टमेंट सब बढ़ ही गए हैं, आज तो चार्ज भी ले लिया ज्यादातर लोगों ने। मुझे लगता है कि ये कहीं 5 किलो चावल जो मिल रहा था ये भी बंद ना हो जाए। 5 किलो चावल देखिए, जनता को तो नहीं बंद होगा। हाँ, पर्टिकुलर लोगों के लिए कुछ क्लॉज निकाला जा सकता है। हाँ, कि नहीं, इनके कुछ जिनके ना कुछ 4 मेरा से कहने ज्यादा, का मतलब है कि ये वही, उसी से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि इसमें कुछ संशोधन हो, कुछ कुछ बना योजना सकते हैं थोड़े से रिवाइव की जाए। कि भाई 1 यूनिट से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये किया जा सकता है, करना भी चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट से हाँ, ज्यादा ले जाने वाले जो हैं वो 90% इसी समुदाय के हैं। हाँ, इसी समुदाय के, और वो उसे ले जाके बेच रहे हैं बाहर। मैं आपको बताता हूँ, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, 8 किलो चावल कैसे खा लेगा आदमी, बताइए। अब 2 किलो बहुत है उनको। ऐसा कर दें कि जो जितने हैं, जितनी यूनिट है उनका आधा मिलेगा, उस हिसाब से कर दे, तो कुछ ना कुछ इसमें चेंज होना चाहिए, मेरा तो मानना है। बिल्कुल होना चाहिए, मैं बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल 100% आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल। और एक बात थोड़ी सी और भी करते हैं, दूसरा मेल्टडाउन जो हुआ है वो बहुत बड़ा मेल्टडाउन वो भी है, वो ये है हम्म। कि भाई जम के गालियां मिल रही हैं, पता है किसको? नायडू को और नीतीश हाँ, कुमार को। हाँ, हाँ, हाँ। पता नहीं खोद क्या खोद के उम्मीदें निकाल पाल रहे रखी हैं। थी इन्होंने, इन्हें क्या ये लग उम्मीदें रहा था पाल कि रखी थी उधर, इन्होंने? इन्हें ये लग रहा था कि वो भाग के इंडिया अलायंस में चले जाएंगे। देखिए, मैंने संजय जी एक वीडियो बनाया था, मेरा जो शपथ ग्रहण के बाद जब सरकार रिजल्ट है उसके बाद जो मेरा सबसे पहला वीडियो था, मैंने उसका टाइटल ही ये रखा था कि समर्थन मांगने के लिए मोदी के पास नीतीश और नायडू आए थे, ये नहीं गए थे। अप्रोच उन्होंने किया था कि भाई हमें आप अपने साथ ले लो, मोदी नहीं गए थे, या बीजेपी ने उन्हें अप्रोच नहीं किया था। चंद्रबाबू नायडू 2 साल से धक्के खा रहा था दिल्ली में, आपको तो पता ही है। वो लगातार अमित शाह से, जेपी नड्डा से, मोदी जी से भी एक बार मिला, और उधर जिस दिन चंद्रबाबू नायडू मिलने आता था उससे अगले दिन ही जगन आ जाता था मोदी जी से मिलने के लिए। तो चंद्रबाबू नायडू तो 2 साल से कह रहे थे कि भाई मेरे साथ गठबंधन कर लो, आप मेरे साथ गठबंधन कर लो, बता दो जितनी मर्जी सीट ले लो, आप कितनी भी सीट लड़ लो। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पीड़ा में था, उसे जेल में बंद कर दिया था जगन ने, तो परेशान था वहां पे। तो आपको पता भी होगा शायद कि वहां 2 मीडिया हाउसों की भी लड़ाई चल रही थी। ये जो ईनाडू और ये सब जो है ईटीवी, ये तो इसकी तरफ थे चंद्रबाबू नायडू के। इस तो जगन कहता था कि इस मीडिया हाउस पे आप इनकम टैक्स की और उसकी ईडी की रेड करो, और प्रभा साक्षी ग्रुप उसका अपना है जगन का। वो कहता था कि प्रभा साक्षी के खिलाफ कार्रवाई करो। ये तो अमित शाह बड़ा लंबा खींच के लाए कि बिल्कुल चुप ही रहे दोनों पे, बिल्कुल चुनाव के सामने जाके पत्ते खोले अपने। तो मेल्ट डाउन तो होना ही था। अभी देखिए, अभी एक वो हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक हैं, पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, बड़े पुराने पत्रकार हैं। वो अभी पता नहीं किसी के शो पे लाइव थे, तो वो उन्होंने क्या, देखिए ये वो भी मेल्ट डाउन वालों में शामिल है। वो कह रहे हैं कि साहब मेरा मानना है कि नीतीश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने उनको कई बार इंटरव्यू किया है, लेकिन मेरा मानना है कि उनका जो है उसका इलाज होना चाहिए, थोड़ा सा उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए।
उन्होंने नवीन पटनायक से जोड़ते हुए उस चीज को कहा कि साहब उनका जो है वो थोड़ा सा दिमागी रूप से वो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन उनका चेकअप होना चाहिए। अब अगर नीतीश इंडी अलायंस वालों के साथ आ जाता था तो चेकअप की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उन्हें चेकअप की जरूरत है क्योंकि वो मोदी के साथ है और अड़ के साथ है। वो पैर छू लिए, सबसे बड़ी तो वही होगी दिक्कत। नीतीश ने तो एकदम पैर छू लिया, नीतीश ने तो वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। किसी एलाइज ने मैंने नहीं देखा किसी ने, चिराग पासवान के अलावा किसी ने जो है मोदी के इस तरह से पैर छूने का उपक्रम किया हो। खासतौर से इतने सीनियर लीडर जो 70 साल की उम्र के आसपास पहुंच रहे हैं, वो तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से नतमस्तक है। और चंद्रबाबू नायडू का आप सब लोग आप जानते ही हैं संजय जी, आप तो इतने समय से सब राजनीतिक चीज देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है जोड़ने वाला आदमी है। उसने ना कभी कोई सरकार गिराई, ना उसने कभी समर्थन वापसी लिया। कोई इस तरह का काम आज तक चंद्रबाबू नायडू ने किया नहीं है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो ये मेल्ट डाउन जो है, ये दूसरा मेल्ट डाउन चल रहा है कि साहब वो टूट क्यों नहीं रहे, टूट क्यों नहीं रहे। और सब जितने भी वीडियो बना रहे हैं, सब वीडियो क्या बना रहे हैं, क्या ये 5 साल चल पाएगी? इन्हें 5 साल की फिक्र हो गई, इन्हें 5 महीने का पता नहीं है 5 महीने बाद क्या होने वाला। तो ये उस तरह का मेल्ट डाउन चल रहा है। अब कोशिशें की जा रही हैं। और भी छोटे मोटे मेल्टडाउन तो कई सारे चल रहे हैं, लगातार रोना पीटना चल रहा है। और अभी तो रजत शर्मा वाला मेल्टडाउन शुरू हो गया है कि रजत शर्मा ने गाली दे दी। वो तो मुझे लगता नहीं है, मैंने तो वो वीडियो क्लिप देखी है संजय जी, मुझे तो लग नहीं रहा कहीं गाली दी है। मुझे लगता है कि अननेसेसरी रजत शर्मा को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि रजत शर्मा बड़े ढुलमुल टाइप आदमी है, मैं उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। लेकिन रजत शर्मा के बारे में इतना तो मैंने सुना है, जो उसके साथ काम कर चुके लोग, हमारे कई साथी वहां गए थे, बाद में छोड़ के भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि तमाम संपादकों को देखा हमने गाली गलौज करते हुए, थोड़ा सा एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। रजत शर्मा कम से कम अपने ऑफिस में नहीं इस तरह से कहते, तो वो लाइव शो के दौरान ऐसा कैसे कह देंगे? मुझे समझ में नहीं आया। ये तो एक साजिश है रजत शर्मा जी के खिलाफ। हम रजत शर्मा के साथ मुझे तो ये भी साजिश से ज्यादा मेल्ट डाउन लग रहा है, क्योंकि जी आपको पता है असल में वो रजत शर्मा का मेल्ट डाउन इसलिए है कि रजत शर्मा का जो मोदी जी का इंटरव्यू था ना, सारे इंटरव्यूज में वो नंबर 1 रहा, उसका और अर्नब का। 2 इंटरव्यू सबसे हिट रहे। ये मेल्ट डाउन वो वाला है, क्योंकि वो मेल्ट डाउन वो इंटरव्यू पता है किस दिन हुआ था? दिल्ली में चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका था और उस दिन शाम को वो इंटरव्यू आया था। तो इन लोगों को लगता है कि उसकी वजह से दिल्ली में और सब जगह जो है माहौल बदल गया, कुछ इस तरह की इनकी थिंकिंग है। दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया इनका सबका, इंडी वालों का। तो मुझे लगता है कि उससे जोड़ के और इस तरह की शरारत की जा रही है। वैसे मैंने उस वीडियो क्लिप को देखा है, मुझे नहीं लगता कि रजत शर्मा ने ऐसा कुछ कहा। गलत बात। और वैसे भी पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, वो है पूरी तरह से, मुझे लगता है मेल्ट डाउन स्टेज में ही है। अलग अलग बातों पे कुछ न कुछ लेके, कुछ भी लेके कि साहब जो है वो आपने सरकार क्यों बना ली, बताइए। ये भी मेल्ट डाउन का विषय है। अरे क्या आपको जो है संजय वो जी, राजीव गांधी के साथ, राजीव गांधी के जैसे आपको बाहर बैठना चाहिए था? ये अलग बात है कि सोनिया अरे गांधी की बात नहीं करते वो। नहीं, राजीव गांधी के उसकी पोजीशन में है ये। जो कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं सर। आज तक जितनी भी गठबंधन की सरकार बनी है देश में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि जो मेन लीडिंग पार्टी है वो कभी इससे ज्यादा वोट वाली कोई सीट वाली कोई रही। मेरे ख्याल में नरसिम्हा राव वाली भी ऐसी थी, 220, 210, 15, 220 वाली। और मनमोहन सिंह वाली तो दो बार टर्म चली है, वो दोनों बार में कभी नहीं पहुंची 240 के पार। कैसे कह रहे हैं ये? कैसे इन्हें कमजोर नजर आ रही है सरकार? और आपको मैं बताऊं संजय जी, अब जो खास तौर से मैं बताता हूं, जहां सबसे बड़ा लॉस हुआ इनका यूपी का। यूपी के मैं एक आपको धारणा भी बता रहा हूं, लोग कितना पछता रहे हैं इस समय। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं अयोध्या से, वो मतलब लिटरली रो रहे थे फोन पे। उन्होंने कहा कि हर्षी आज आप चुनाव करवा दो यहाँ पे अयोध्या में दोबारा। लोगों को इतना पछतावा हो रहा है कि अयोध्या से जो है बीजेपी का कैंडिडेट आ गया, कि आज अगर आप किसी लल्लू पंचू को लड़वा दो ना, तो वो जीता पड़ा हुआ है। उसका सिर्फ एक कहना था कि साहब यहाँ अगर ये कैंडिडेट बीजेपी ने बदल दिया होता ना, लल्लू सिंह, तो उस कहते कि जीतते। उन्होंने उनका मैंने भी आपसे कहा था कि अरुण गोविल को अगर वहां से लड़ाया होता ना अयोध्या से, वो जीत के आता बहुत बढ़िया वोट से। कैंडिडेट की नाराजगी भी बहुत बड़ी चीज थी वहां पे। नहीं, वो देखिए, सब कह रहे थे कि लोग कह रहे थे कि कुछ भी हो भाई, हम सब
मोदी जी के लिए हैं, योगी जी के लिए हैं, रामलला के लिए हैं, सबके प्रति समर्पित हैं। लेकिन भाई हमारे मुंह पे कोई तमाचा मारे उसको तो हम वोट कैसे देंगे? लल्लू सिंह ने तो लगातार बदतमीजियां की हैं लोगों के साथ। सब हाँ, हर व्यक्ति का यही ओपिनियन था कि लल्लू सिंह के अलावा किसी को खड़ा कर दो, बम्पर बिल्कुल, जीत है। बिल्कुल। लेकिन लल्लू सिंह के कॉन्टैक्ट, अच्छा कॉन्टैक्ट की बात इस बार तो साहब उत्तर प्रदेश के टिकटों में तो बड़ी रोचक बातें आ रही हैं, आपने भी सुनी हाँ, होंगी निश्चित रूप से। जी, जी, बिल्कुल। तो ये हेमंत शर्मा जी कौन है? नहीं, अब देखिए मैं नहीं कह सकता हेमंत शर्मा और ये सब इनका क्या हो रहा है, लेकिन इसमें 2 थ्योरी तो हैं। इसमें एक थ्योरी तो ये है कि ये जो टिकट फाइनल हुए, इसमें भूपेंद्र चौधरी और सुनील बंसल और अमित शाह, ये तो एक टीम बनी और दूसरी टीम तो योगी की अपनी थी। तो उसमें बताते हैं कि योगी जी का पलड़ा उसमें हल्का, क्योंकि योगी जी के सामने देखिए, योगी जी के सामने तो हर चीज का फीडबैक है। 31 MP ऐसे थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी बड़ी भयंकर, कि साहब इनके टिकट रिपीट नहीं होने चाहिए। उसके बावजूद भी 54 टिकट रिपीट हुए। इवन जो हारे हुए थे उनमें से भी कई के रिपीट हुए हैं, जो 2019 में हारे थे। 54 टिकट रिपीट हुए। तो लोगों का यह भी कहना था कि टिकट रिपीट अगर ना भी किए जाते तो बहुत कुछ डैमेज कम हो सकता था पर्टिकुलर तौर पे। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि वो ठाकुरों के बहिष्कार वाला मामला था, उसमें करना क्या था, केवल संजीव बालियान का टिकट काटना था आपको मुजफ्फरनगर से। संजीव बालियान का टिकट काट देते, किसी और को दे देते तो शायद वो जीत जाता, क्योंकि वो जो विरोध था कि वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ठाकुरों को साइड लाइन कर रहे हैं, जाटों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो शायद वो उसमें वहां पे वो रिकवरी हो जाती। फिर उसके बाद वो चीजें आगे बढ़ती चली गई, पूरे प्रदेश लेवल पर वो चीजें फैल गई। तो इसमें मेरा तो मानना है कि देखिए, जो प्रथम दृष्टया अभी यहाँ जो फीडबैक आ रहा है वो यही आ रहा है कि भूपेंद्र चौधरी जो है उन्होंने टिकटों को लेकर जो फीडबैक हाईकमान को दिया। देखिए अमित शाह भी हर सीट की तो समीक्षा खुद नहीं कर सकते, हर कैंडिडेट का फीडबैक उनके पास भी उस तरह से नहीं आता जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष या फील्ड में रहने वाले लोगों के ऊपर। या तो यही तो हेमंत योगी जी शर्मा को आता है ना। अमित शाह का सिंगल पॉइंट फीडबैक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं कि हेमंत शर्मा था, और हेमंत शर्मा लोगों से पैसे ले लेके फीडबैक दे रहा था। कृपा शंकर सिंह का जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ उस दिन यूपी में आरएसएस ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, और भी बहुत स्थानों पर कर लिया। और इन लोगों में अहंकार इतना हो गया था, कल मोहन भागवत ने कहा ना, आपने सुना ही होगा कि भाई सेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अपने आप को सेवक सबसे अधिक कौन कहता है? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। तो उन्होंने साफ कह दिया कि सेवक में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें सेवा की भावना होनी चाहिए। आप ये जानिए कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सबकी बातें कर रहे हैं, आप तो उत्तर प्रदेश की तो बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, आपने भी सुनी होगी। और ये भी है कि उत्तर प्रदेश में औपचारिक रूप से आरएसएस के जो क्षेत्रीय संघचालक होते हैं उनसे रिक्वेस्ट जो की जाती है, फॉर्मल एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन वो की जाती है हर बार, वो नहीं की गई। नहीं की गई तो हाँ दुख। वो तो तो ये जो सही अफवाह बात। उड़ी है, अफवाह उड़ी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाली, वो एमपी में क्यों मैनेज हो गई और राजस्थान में क्यों नहीं मैनेज हुई, ये भी बता देता हाँ हूँ सही। आपको। राजस्थान में क्या किया? राजस्थान में सबसे पहले तो जो टिकट वितरण था राजस्थान की विधानसभा का, वो भी बिल्कुल अजीबो-गरीब, एक तरफ़ा, और उसमें बड़ी सारी शिकायतें, सब कुछ था, वो हुआ। अपेक्षित जो जीत थी 150 के आसपास की, वो नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद जीत गए, 115 जीते 200 में से, अच्छी खासी जीत है, कोई ऐसा कोई नहीं, कोई टच एंड गो वाली नहीं है। जो उसके सूत्रधार थे, जो संगठन महामंत्री थे चंद्रशेखर, उनको हटा दिया गया। चलिए, ये तो संगठन की अपनी प्राथमिकता है, किसी को कहाँ से हटा दीजिए। उनको तेलंगाना भेजा गया, संभवतः वहाँ आवश्यकता उनकी महसूस की जा रही हो, जो भी रहा हो। लेकिन उनके स्थान पे किसी को नहीं लगाया गया। उसका परिणाम ये है कि साहब की ऐसी घपड़-चौथ मची है टिकटों के वितरण में। फिर एक और हो गया साहब, आपको निर्णय लेना था
अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं साहब मुझे चुनाव में लड़ना है, मेरा चित्तौड़गढ़ से टिकट फाइनल है, और वैसे भी देखिए ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन चुका है, मेरा इस पद पर आगे बने रहना उचित नहीं है, यहाँ पर किसी और को लगा दें, नहीं तो किसी और को चार्ज दे दें। सीपी जोशी ने नहीं कहा। आप ये सीपी जोशी जो अध्यक्ष हैं हमारे आपके बीजेपी राजस्थान के, राजस्थान उन्होंने के, कहा उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया गया। ऐसी छोटी छोटी और बातें जो है वो, ये इसकी तो मैंने खुद ही लिखा है कि भाई ये जब सारा नैरेटिव चल रहा था, यहाँ पर SC ST अधिकारी, विशेषकर जो रिटायर्ड अधिकारी बहुत सक्रिय हो रहे थे, सब हो रहे थे, तो फीडबैक दिया गया, मैंने स्वयं कई लोगों को दिया, और उस पर तो एक बार तो ये भी तय हो गया कि हाँ भाई जयपुर डायलॉग्स पर आकर उसका खंडन करेंगे जो राज्य प्रभारी हैं। उसके बाद फिर राज्य प्रभारी जी का संपर्क ही टूट गया और कुछ नहीं किया गया। फिर जब हाय तौबा मची पहले राउंड के बाद जब फीडबैक आ गया, तब जाके प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में जाकर वो उसको काटा आपके माइनॉरिटी वाले कार्ड से, और ये कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सारी चीजें एक फीडबैक सिस्टम के बिल्कुल डिसफंक्शनल होने के कारण हुई है। हमारे यहाँ किसी को किसको यूपी में भी तो ऐसा ही हुआ था। यूपी में तो वो उड़ीसा वाले पांड्या को बना दिया यहाँ का वो प्रभारी, और फिर वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं वहां उड़ीसा में जाके। यहाँ भी ऐसे ही चल रहा था कहानी, यहाँ पे भी फीडबैक सही नहीं था। मेरा मानना है कि अगर इसमें योगी जी का ज्यादा अगर सुनवाई हुई होती इसमें, तो मेरा मानना है कि उतना डैमेज नहीं हुआ होता जितना हो गया है। बहुत चीजें नैरेटिव चल गया ना, और नैरेटिव देखिए आप बनारस में क्यों हारे, चलिए छोड़ दीजिए, सब जगह की छोड़ दीजिए, सब जगह की छोड़ दीजिए। फीडबैक X था, फीडबैक Y था, ये था वो था। आप तो एक केस स्टडी ले लीजिए, बनारस में 4,79,000 12 में से 9 आ रहे हैं। कितनी सीटें आ रहे हैं वहां पे? वो तो मैं बताता हूँ, मैं बनारस की सीट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पार्लियामेंट सीट की बात कर रहा हूँ, लोकसभा सीट की, प्रधानमंत्री की सीट की बात तो कर आप रहा हूँ। हारे हुए मान रहे हैं उन्हें? 1.5 लाख मुझे मोदी जी से जीते हैं, 4,79,000 से आप 1,52,000 पे आ जाए, तो ये कैसी जीत है साहब? हाँ, हार ही है बिल्कुल। प्रधानमंत्री के लिए अगर इतनी कम वोट मिल रही है तो वहां पे जैसे 400 पार का नारा था ना, वैसे ही वाराणसी में 6 लाख की 10 मार्जिन का लाख का नारा था। था, और 10 लाख पार, 10 लाख से ज्यादा वोट लाने हाँ, 10 लाख वोट का। पिछली बार से 72,000 वोट कम पड़ा है मोदी जी को, और टोटल वोट जो है वो पिछली बार से 60,000 ज्यादा पड़ा है। आप हिसाब लगा लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अमित शाह को मिले हैं, देखो वहां 7 लाख वोट से अमित शाह जीते, 8 लाख वोट से वो जीते हैं। यूपी की देखो ना, महेश शर्मा 5.5 लाख वोट से जीता है, घर बैठे बैठे। जनरल VK सिंह का टिकट काटना सबसे बड़ी गलती मानता हूं मैं, आप बताइए। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो एक बहाना था संजय जी, ये होना ही था। बहाना आप ये नहीं था, बताइए। मैं बताता हूं आपको कारण क्या था उसके पीछे। ये सारा जो झगड़ा हुआ राजपूत का, वो ये इसलिए नहीं हुआ कि जनरल VK सिंह का टिकट काटा। जनरल VK सिंह का टिकट काट के अतुल गर्ग का टिकट हेमंत शर्मा के माध्यम से फाइनल किया गया। अब जो अमाउंट्स की बात हो रही है, मैं उसमें नहीं जाता। अतुल गर्ग को आप भी जानते हैं, कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। नहीं, वो तो बहुत प्रभावशाली आदमी है, बहुत बढ़िया मार्जिन से विधानसभा भी जीते थे। तो ये जो बातें जो है ना, वो अब हेमंत शर्मा के बारे में इतनी बात चल रही है, तो भाई कोई आगे खंडन तो कर दो यार। ये तो वही वाली बात हुई कि पहले भी ऐसी तरह बातें चली, उसका खंडन नहीं किया गया। आपने जब केजरीवाल ने आरोप लगाया, तब 2 आरोप लगाए उसने कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, योगी जी को हटा देंगे। अमित शाह ने पहली बात का तो खंडन कर दिया, दूसरी बात का खंडन किसी ने नहीं किया जब तक कि चुनाव पूरे नहीं हो गए। योगी जी के तो पीछे विचारों के शुरू से ही पड़े हुए सब लोग। आप विधानसभा चुनाव भूल गए क्या? 2022 वाले विधानसभा चुनाव योगी जी ने जो है कुर्सी छीनने के डर में ही लड़े थे। केशव प्रसाद मौर्य ये सब लगे हुए थे बहुत लंबे टाइम से।
स्मृति ईरानी, अबे तुम तो अपना चुनाव लड़ो, तुम योगी से क्या लड़ाई कर रही हो? आप देखो लास्ट 3 फेज उत्तर प्रदेश के 41 सीटें। अब इन 41 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनी जीती है? 13 सीट। इन 13 सीटों में से मैं बता दूं आपको, बांसगांव, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, और मेरे ख्याल से सलेमपुर जीते या नहीं जीते, आई एम नॉट श्योर। ये उन 13 में से 6 सीटें तो आप योगी जी के प्रभाव क्षेत्र वाले स्थानों में जीते हैं। वहां भी 2 टिकट आपने जो योगी जी काटने को कह रहे थे वो नहीं काटे, वो हार गए। महाराजगंज, डुमरियागंज, ये योगी जी का प्रभाव क्षेत्र है। वहां तो 6 जीते आप तो केवल वाराणसी जो पूरा मंडल है उसमें 1 सीट जीते, 1 वाराणसी। तो भाई योगी जी को कह रहे थे जेपी नड्डा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, किसी और को भी तो कहते। चलो नड्डा जी तो जाएंगे, खैर छोड़िए, ये तो हो गई, ये पुरानी नहीं, बातें लेकिन हो गई। नड्डा जी पे तो हम जरूर बात करेंगे। संजय जी, आप ये बताइए कि जब इतना सारा फीडबैक है पार्टी में ऊपर से नीचे के लेवल तक हर जगह, तो ये जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर को जो है ये पुरस्कृत करने वाली बात हमें समझ में नहीं आई। ये क्या पॉलिटिक्स है? हरियाणा में देखिए क्या हाल हुआ, और हरियाणा में आपको बता रहा हूँ बनेगी नहीं इस बार बीजेपी की सरकार। अगर ये जिस तरह की हालत है, आएंगे नहीं वहां पे ये विधानसभा में, मुझे ना नहीं हरियाणा लगता। बनेगी ना महाराष्ट्र बनेगी। महाराष्ट्र में भी नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। देखिए महाराष्ट्र में अगर बनेगी भी ना, तो आप संजय जी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री कैसे बनवाओगे? अगर शिंदे के साथ रहोगे तो शिंदे ही बनेगा मुख्यमंत्री। कोई समीकरण ही नहीं है बीजेपी का, मुख्यमंत्री बनने के समीकरण नहीं बन रहे हैं वहां। अगर ठाकरे को अपने साथ मिलाओगे वो भी कहेगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आप भूल जाइए कि वहां पे अगर आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं लाते हैं, किसी एलाइज के साथ अगर आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में, किसी हालत में आप अपना मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकते। चैलेंज है इस बात का, कोई समीकरण ही नहीं है इनका मुख्यमंत्री बनने का। हरियाणा में तो खैर बहुत बुरी हालत होने वाली है। हरियाणा में तो मुझे लग रहा है कि बहुत भयंकर हवा चलने वाली है, और मतलब हुड्डा बनवा देगा दीपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बार हो जाएगा वहां का। अब हो जाएगा, तब दिख ही रहा है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है इस बार की उससे। अब ये बताएं कि एक और जो मेल्ट डाउन हो रहा है वो हो रहा है पोर्टफोलियोज को लेके, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पोर्टफोलियो को लेके देखिए मेल्ट डाउन, मुझे ये लग रहा है वो मेल्ट डाउन वही है वो जो आप कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश वाला जो मेल्ट डाउन है। क्योंकि मोदी जी ने वो ये तो अपनी छाप पूरी दिखाई है, कोई भी बढ़िया डिपार्टमेंट दिया नहीं इनमें से किसी को भी जो। और सबसे उनके पास सबसे बढ़िया मुझे तो लगता है कि एक बढ़िया बहाना तो ये होता है ना कि जो आपके मेन मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या ये हाईवेज वाले हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, कोई हारा ही नहीं है, सब जीत गए। तो आपके पास एक बड़ा रीजन भी है कि भाई हम तो कंटिन्यू करेंगे, हम डिपार्टमेंट चेंज नहीं करना चाहते, अपनी सीसीएस नहीं बिगाड़ना चाहते। तो उन्होंने, उनके पास ये बढ़िया रहा। और देखिए आज वो, मैं शिंदे का एक एमपी है, वो मावल से, भूल गया मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मावल सीट से एक एमपी है शिंदे के, जीत के आए हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमें जो है बड़े हल्के में ले रहे हैं। अच्छा, और हमें जो है कैबिनेट का वो रैंक मिलना चाहिए था, लेकिन हमें जो है एमओएस दे दिया। तो वो इस बात पे बड़ा नाराज है कि साहब बीजेपी हमें हल्के में ले रही है। तो मुझे लगता है बात कि तो सही बीजेपी है, ने मैसेज नहीं दिया है बात कि सही नहीं सारे है के क्या सारे उसकी? उसकी बात सही नहीं है क्या? नहीं, आप ये बताइए ना कि वो हैं तो सब एक दूसरे के सहारे पे ही ना, अपने दम पे क्या है आप बताइए ना। तो एक नाथ शिंदे अगर एक नाथ शिंदे इस तरह का क्लेम करते हैं तो उनका तो प्रदर्शन कोई उद्धव ठाकरे जैसा तो है नहीं। अभी तो जो मैसेज गया है उससे यही है कि शरद पवार वाली एनसीपी असली है और शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वाली है। मुंबई में एक सीट जीता है वो एक नाथ शिंदे का कैंडिडेट, वो 48 वोट से जीता है, वाइकर। बिल्कुल
जी। तो मुझे मुझे नहीं लगता एक नाथ शिंदे वाला। और देखिए एक फीडबैक हो रहा है महाराष्ट्र का, 288 सीट है महाराष्ट्र की, 150 पे एमपीए को बढ़त मिली है, 150 पे, 150 पे। तो फिर एक नाथ शिंदे और इनको क्यों देखिए, अगर एक नाथ किसी को भी देते ना तो फिर सवाल उठते बहुत तरह के। फिर चंद्रबाबू नायडू बाकी सब लोग ही इस पे हल्ला मचाते, जैसे कि वो एनसीपी वाला नाराज हो गया प्रफुल्ल पटेल के साथ, वो हम तो नहीं लेंगे, एमओएस वाला, हम तो कैबिनेट से नीचे लेंगे ही नहीं है। तो ये ठीक है, ये अच्छा मैसेज दिया, इसमें क्या है, जाओ अपने चाचा जी के साथ चले जाओ। मैं तो सोचता हूँ कि बीजेपी को इस राह पे चलना चाहिए कि ये जितने हमारे जो गठबंधन के ये साथी हैं, शिंदे और अजीत पवार, ये जितने ज्यादा नाराज हों उतना बढ़िया है। जाओ भाई, हम तुम्हें देते नहीं, हम चुनाव से पहले हम अकेले लड़ेंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि उनको ये है मैसेज कि भैया तुम लोग निकल लो, ज़्यादा ठीक हाँ रहेगा। हाँ हाँ। क्योंकि हम्म, 5 सीट वाले एलजेपी को इन्होंने फुल मिनिस्ट्री दी है, कैबिनेट मिनिस्टर दिया है। इन्होंने 2 सीट वाले आरएलडी को स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट चार्ज दिया है। इन्होंने 1 सीट वाले जीतन राम मांझी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। नहीं संजय जी, इन्होंने देखिए जीतन राम मांझी बिना और चिराग जी, उन्होंने वोट दिलवाए हैं बीजेपी को वहां पे, इन्होंने वोट इन्होंने थोड़ी दिलवाए हैं बिना एक नाथ शिंदे ने उन्होंने। बिना सीट वाले रामदास अठावले को भी मंत्री बनाया। रामदास ये बात अठावले को तो तो ये छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र में इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है कि दलित के नाम पे और उसके नाम पे उसे रखना ही है, वो मेंटेन करना है, चाहे राज्यसभा से रखें चाहे कैसे भी तो ये मामला तो ये लगातार चल रहा है। तो बाकी आप पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशंस की थोड़ी सी एनालिसिस करें, उसका विश्लेषण करें। जो लोग हटे हैं, जो लोग नए आए हैं, पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हुआ है? देखिए पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही हुआ है। जैसे अभी हम आरएलडी की बात कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ कह रहे थे कि साहब जयंत चौधरी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई है, बढ़िया है। जब सारा देश एमपी का बना, एमपी का पैदा हुआ अनाज खा रहा है, तो फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर के लिए उससे बेस्ट कौन हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान से बेस्ट, और बढ़िया मतों एक से जीत एक के आए एक हैं। फैक्ट बताता हूँ आपको, एक फैक्ट बताता जी। हूँ आपको। हम्म। एमपी की जो पिछले 15 साल की जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, वो पूरे देश में सबसे अधिक है। हाँ बिल्कुल। और मुझे तो ध्यान है क्योंकि मैं उस समय यहाँ हमारा कमांड एरिया डेवलपमेंट और चंबल प्रोजेक्ट का जो पूरा चंबल कमांड जो था, वो हेड कर रहा था मैं एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो हमारे काउंटर पार्ट वहाँ राधेश्याम जुलानिया नाम के आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, 85 बैच के। तो उनके बारे में फेमस था राधेश्याम जुलानिया के मामले में कि भाई ये आदमी जो है ना, ये आधा पागल है। लेकिन उसी व्यक्ति से काम ऐसा लिया हमारे मामा जी ने कि उसने अपने जुनून में पूरे मध्य प्रदेश का इरिगेशन सिस्टम ऐसा ट्यूनअप किया कि मध्य प्रदेश की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो आसमान छूने लगी। बिल्कुल। अभी संजय जी मैं बताता हूँ कि मेरे चाचा जी रहते हैं हरियाणा में, भिवानी में। वो हमें कहते थे कि यहाँ हरियाणा में कोई हरियाणा का पैदा करा हुआ अनाज नहीं खाता। वो कहते हैं हम तो सब, अब जो यहाँ पैदा होता है जो वो बेच देते हैं, बाकी सब एमपी का खाते हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि आप कहीं भी किसी भी मॉल में चले जाइए, आप इवन पतंजलि का जो ब्रांड है उसका जो आटा आप लेंगे उस पर लिखा रहता है मध्य प्रदेश के गेहूं से निर्मित। तो आप समझिए ना कि इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दिया, ऑर्गेनिक खाद को लेकर और जिन सब को लेकर इतनी बड़ी कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो बिल्कुल उपयुक्त आदमी को दिया है। और मध्य प्रदेश में तो मैंडेट है कि मामा जी को कोई टॉप मोस्ट मिनिस्ट्री मिलनी ही चाहिए थी। देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वहां विधानसभा में जीत के आई पार्टी, और मामा जी 8 लाख वोट से जीत के आ रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ, तो वो तो डिजर्विंग थे ही। बिल्कुल बिल्कुल सही मिला है। और बाकी डिपार्टमेंट्स का तो मुझे लगता है कि ज्यादातर चेंज तो कुछ हुआ नहीं है। एक ये हेल्थ मिनिस्ट्री जो है जेपी नड्डा को दी है, मुझे तो पता नहीं है जेपी नड्डा ने कोई डॉक्टरी वॉक्टरी बीएएमएस वगैरह कर रखी है क्या कुछ, इन्हें क्यों दे दी?
पहले नहीं, रहे कुछ हैं ना। चीजें जो है ना बड़े 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 सवाल है संजय जी। हेल्थ मिनिस्ट्री किसी को मतलब अब क्यों दे रहे हो? एक और आप देखिए, जी। एजुकेशन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान को पहले भी क्यों दी थी, किसी की समझ में नहीं आया। हाँ, और अब भी और उनके पास ही आज है। आज जो सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो नीट एग्जाम का चल रहा है। हाँ, सही बात है। तो अब धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति जो है वो विचित्र हो गई कि उन्हीं के तत्वावधान में इस प्रकार की गड़बड़ी होती है, और वो ही जो है वो रिपीट कर दिए जाते हैं। कुछ तो चेंजेस इनको करने चाहिए थे, ये तो हाँ, मुझे लगता है। नहीं, ऊपर ऊपर वाले जो समझ में आता है कि राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, निर्मला सीतारमन है, एस जयशंकर हैं, चलिए इनका कोई आपके पास ठीक है, ये ठीक है, अपने काम के लिए फिट है। और कुछ चीजें क्या होती है कि वो कंटिन्यूटी में रह देती है। अगर होम मिनिस्टर को आप चेंज कर देंगे तो फिर होम मिनिस्टर जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो बाधित होता है। डिफेंस में बहुत सारी डील्स हैं जो चल रही हैं, या एक्सटर्नल अफेयर्स से तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, फाइनेंस में है, हाईवेज का काम चल रहा है कि गडकरी साहब ने 10 साल से ठेका दिया हुआ है फला को, उसकी भी निगरानी करनी है, तो वो तो ठीक समझ में आता है। लेकिन जो है कुछ तो कुछ चेंज होने चाहिए थे, जैसे आपने धर्मेंद्र प्रधान वाली बात कही है। और मुझे लगता है कि ये हरदीप पुरी वाले में भी थोड़ा बहुत एक दो और इधर प्लस माइनस कर सकते थे, ये भी हरदीप संभव था। हरदीप पुरी का डिपार्टमेंट तो एक ले लिया, उनके पास 2 थे, एक तो ले लिया उनसे। हाँ, अब तो और वो वो पेट्रोलियम का ही रह गया है उनके पास। हाँ, उनके पास पेट्रोलियम रह गया है, और दूसरा जो डिपार्टमेंट उनके पास था अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, वो मनोहर लाल खट्टर जी को दिया गया है। और नहीं आर के सिंह चुनाव हार गए, उनकी पावर मिनिस्ट्री भी मनोहर लाल खट्टर जी को दी गई। नहीं, तो फिर वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि चलो हमने मान लिया कि नड्डा जी ने कहीं से बीएमएस कर रखी होगी, वो बताते नहीं है। खट्टर साहब ने कौन सी डिग्री लेके आए हैं ये समझ में नहीं आ रहा है ना। आप मतलब जो आपकी पार्टी की स्थिति खराब करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें क्यों बढ़ावा दिया गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब आप बताइए संजय जी, जब कोविड का दौर था, कोविड के दौर में डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर थे, तो मेरा मानना है कि वो बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट आदमी थे। बढ़िया एक्सपीरियंस आदमी, खुद भी वो सर्जन है, और सज्जन आदमी, सारे मेडिकल एसोसिएशन सबके साथ उनके रिलेशन बढ़िया, सब कुछ चीजें थी। और आप सरकार ये कहती रही थी लगातार कि नहीं साहब, हमने जो है कोविड के सेक्टर में बढ़िया काम किया, दो वेव जो आई दोनों में हमने बढ़िया काम किया, और सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा सरकार के स्तर पे या केंद्र सरकार के स्तर पे कोई लापरवाही थी। तो आप अचानक हर्षवर्धन को बदल देते हैं, तो फिर आप इसका मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि हर्षवर्धन बढ़िया काम नहीं कर रहे थे। अब मनसुख मांडविया को आप लेके आए खुद अपनी चॉइस से, अब आपने उनको भी हटा दिया, क्यों? जेपी नड्डा को हेल्थ देने का क्या लॉजिक है? जैसे आपने कहा खट्टर साहब को देने का क्या लॉजिक है? कोई तर्क नहीं है ना, कोई एक्सपर्ट नहीं है वो इन चीजों के। एक बात और मैंने नोटिस की, इसमें इसमें कुछ ऐसी चीजें की गई हैं जो बाद में जाके घातक होंगी। जैसे कि आपने पूरी हिंदी बेल्ट में से, पूरी हिंदी बेल्ट जिसमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, हिमाचल और उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी है, पूरी हिंदी बेल्ट में आपने केवल एक ब्राह्मण को मिनिस्टर बनाया। उसका नाम पता है आपको? जेपी जितिन नड्डा। प्रसाद। नहीं, जितिन प्रसाद को भी तो बनाया। मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैबिनेट। जेपी नड्डा के बारे में तो शायद लोग जानते भी नहीं होंगे कि ये ब्राह्मण है या नहीं, कौन से वाले ब्राह्मण। जितिन प्रसाद को तो लोग फिर भी जानते हैं कि भाई हाँ ब्राह्मण फैमिली है, उनके फादर थे। जेपी नड्डा साहब तो अलग ही हाई फाई टाइप के और वो हैं। भी ऐसे समय में जब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के नैरेटिव चल रहे हैं। कतिपय महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो जातियों का चूंकि इस बार उफान आया, आपने देखा अभी तो सीएसडीएस का जो डेटा आया है, सीएसडीएस के डेटा में तो पता चला कि मोदी जी की जो लोग, तो सीएसडीएस का जो सर्वे आया उसमें यह दिखाया गया कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो 32% पे है, और राहुल गांधी की 36% पे। अब ये बेकार की बात भी हो सकती है,
और CSDS जो है वो ठीक है, लेकिन CSDS आप भी जानते हैं नॉर्मली माना जाता है कि उसका पोस्ट पोल जो है वो ठीक ठाक होता है। तो यदि यहाँ तक बात है, बनारस में आप डाउन है, अयोध्या आप हार चुके हैं, पूर्वांचल में पिट चुके हैं, उसके बाद आप ये भी नहीं एनालिसिस किया कि अमेठी और रायबरेली में इतनी बड़ी मार्जिन से हार क्यों हुई। मैं बताता हूँ आपको। अमेठी जो है पूरे उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट ब्राह्मण पॉपुलेशन वाली, हाईएस्ट ब्राह्मण वोट वाली सीट है, जहां 18 से 19% ब्राह्मण है, और रायबरेली में भी 12 से 14% ब्राह्मण है। आपने वो भी इग्नोर किया, जो आपने जो उसके परिणाम आए, उसमें जो ध्वनि आ रही है उसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि JP नड्डा को अपना लीडर कोई भी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नहीं मानता, पीरियड। वो तो हिमाचल वाले भी नहीं मानते उन्हें। तो मेरा मानना है कि अगर मैं कैबिनेट में लेना है तो हिमाचल का भी अगर कोटा देखा जाए तो अनुराग ठाकुर मेरे ख्याल से नड्डा से बढ़िया चॉइस था। टेनी को प्रश्रय था, टेनी को जो भी उन्होंने हरकतें की और उसके बाद भी बचे रहे, आप समझ लीजिए कि किसका प्रश्रय उसको था। टेनी को वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में योगी जी के सामने मिलते थे, ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह। उनको भी प्रश्रय था, एक ही व्यक्ति का प्रश्न था, आप समझ जाइए, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो भी समझदार है सब समझ। तो ऐसे में भाई कुछ तो आप जो है जो आप देख रहे हो कि आपका जो एकता वाला सूत्र है वो थोड़ा बिखर रहा है, जातियां जो है हावी हो रही हैं, तो आपको सोशल इंजीनियरिंग तो करनी पड़ेगी ना। क्यों नहीं किया आपने इस पोर्टफोलियो में? हाँ, और देखिए पोर्टफोलियो में सोशल इंजीनियरिंग की अब आगे गुंजाइश भी नहीं छोड़ी आपने। 72 मंत्री बना दिए शुरू में ही, अब गुंजाइश ज्यादा है नहीं इसमें करने के लिए कुछ भी। एलाइज वाली वैसे है संगठन आपके जो साथ में गठबंधन की जो अपनी पार्टीज हैं, उन सबके भी दबाव लगातार कुछ ना कुछ बने ही रहेंगे, नाराजगियां शिकायतें चलती रहेंगी। तो इसमें गुंजाइश कुछ है नहीं मेरे ख्याल में। 81 के करीब तो बना ही सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी हैवी मिनिस्ट्री बना दी, उसके बावजूद भी आप ये समीकरण नहीं साध पाए, तो कुछ चीजें तो सोचनी चाहिए थी। सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश को, इस बात का तो लोग अभी भी कह सकते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश को 11 मंत्री मिले हैं मोदी जी समेत। और अगर वो उनको भी गिन लें, हरदीप पुरी वो भी यूपी के कोटे से हैं राज्यसभा वाले, अगर उनको भी मान लें तो शायद 12 हो जाएंगे। इतना तो जरूर है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं मैनेज की जानी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और जितिन नहीं तो आप प्रसाद, जितिन प्रसाद को ही प्रमोट कर देते ना, हाँ जितिन प्रसाद को ही कैबिनेट में ले लेते कैबिनेट में नहीं लेते, और इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते। इंडिपेंडेंट चार्ज देते, एमओएस इंडिपेंडेंट बनाते, और देखिए आप उसमें ब्राह्मण का भी हो जाता सेटलमेंट और यूपी का भी हो जाता, और एक यंग फेस को जो है उसमें आगे बढ़ाने का वो भी कंट्रीब्यूशन बढ़िया रहता। और देखिए एक बात और बताता हूं मैं आपको, मेरा मानना है कि जैसे जयंत चौधरी को दे दिया एमओएस, आरएलडी का गठबंधन जब भी बीजेपी के साथ हुआ है, आरएलडी को फायदा होता है, बीजेपी को कोई फायदा नहीं होता है। जो भी जाट बहुल इलाके थे सब जगह आ गए। मुजफ्फरनगर में जाटों ने वोट नहीं दी, सहारनपुर में नहीं दी, कैराना में नहीं दी, पूरी पूरी बेल्ट की बेल्ट साफ हो गई है। जो जो कहते हैं कि आरएलडी की बेल्ट बांधी जाती है। गाजियाबाद और नोएडा की अगर आप बात करने लगे, या बागपत, तो बागपत में तो आप ये मान लीजिए कि बागपत में तो अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट लड़ता वो भी जीतता। ऐसा तो था नहीं कि वो सीट बीजेपी नहीं जीत पा रही, 10 साल से जीत ही रही थी, सतपाल सिंह जीत रहे थे। बिजनौर वाली सीट पिछली बार जरूर हार गए थे ये, वो इस बार वो भी जीत लेते। तो आरएलडी को साथ लेने से क्या फायदा हो? ठीक है, आपने उनको भारत रत्न दे दिया, भारत रत्न दे दिया, वो तो कैबिनेट मंत्री से भी बड़ी बात हो गई। वो उसकी जगह एडजस्ट किया जा सकता था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियोज में आप टॉप 5-6 छोड़ दीजिए, उसके बाद के जो पोर्टफोलियोज है उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट बेहतर होना चाहिए था। मैं तो एक ही चीज़ से प्रसन्न हूँ, हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है वो स्वयं तो अप्रसन्न हो गए कि जल शक्ति ऐसी भारी भरकम मिनिस्ट्री उनसे चली गई, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि उनका जो टैलेंट है, जो उनका आरएसएस का बैकग्राउंड है, जो उनकी जड़ों से जो जुड़ाव है, वो
कल्चर और टूरिज्म जो मिनिस्ट्री उनको दी है उसमें काफ़ी अच्छी रहेगी। और एक बात और और भी है, राजस्थान तो टूरिज्म के लिए जाना जाता है आपका, मेरे ख्याल में टूरिस्ट के हिसाब से अगर नंबर 1 स्टेट है कोई तो नॉर्थ में तो खैर यही होगा, कश्मीर से भी या ज्यादा ना हो यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो। लेकिन लेकिन साहब जल शक्ति का मुकाबला थोड़ी है। हाँ हाँ। आप भी और जानते हैं और कि हाँ बिल्कुल जल ग्रेडिंग शक्ति मिनिस्ट्रीज वाला की है। किस हिसाब से होती है। लेकिन लेकिन संजय जी एक बात भी माननी पड़ेगी आपकी, जल शक्ति को लेके काम हुआ नहीं है। आप देखें ना दिल्ली में क्या हाल है पानी को लेके, इस समय भयंकर क्राइसिस है। चलिए पॉलिटिकल जो मसले होते हैं वो अलग होते हैं कि साहब हरियाणा में पानी नहीं दे रहा या आम आदमी पार्टी के साथ नहीं बन रही, जनता प्यासी नहीं मरनी चाहिए किसी भी देश में, कॉर्नर में, किसी भी क्षण में देश में अगर कहीं आदमी को पेयजल नहीं मिल रहा तो ये तो एक विफलता ही है। आपने शौचालय जिस तरह से सब तरह से बनाए उसी तरह से क्यों नहीं इस तरह से फोकस हुआ कि पीने का पानी हर आदमी को आसानी से मिले। आगरा जैसे शहर में संजय जी इस समय स्थिति ये हो चुकी कि अभी 2 साल पहले मेरे एक मित्र थे वहां आगरा में, अमर उजाला में काम करते थे, वो बता रहे थे मुझे कि रोजाना 20 लीटर वाली केन आती है घर में जो डिस्पेंसर पे लगती है ऊपर आरओ की। वो कहते कि पहले एक मंगाते थे अब दो दो मंगानी पड़ रही है। मतलब जो पावर जो वाटर सप्लाई है ना जो नलों में आती है वो पानी पीने लायक है ही नहीं किसी भी स्थिति में। पानी पीने का आपको बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। बताइए आगरा जैसी इतने बड़े उसमें शहर में वहां पे पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। तो कुछ चीजों पे तो काम करने की आवश्यकता है। जनता पानी अगर नहीं मिल रहा है, तमाम रिपोर्ट है, भी देखिए रवीश कुमार ने, मैं तो वैसे हम लोग रवीश कुमार की बड़ी ये आलोचना करते हैं, एक वीडियो भी रवीश कुमार ने बनाया दिल्ली की पानी की समस्या पे, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया। एक लड़की है युवा रिपोर्टर है, उसने जाके रिपोर्टिंग की जगह जगह, और मैं तो मुझे देख के बहुत ही मतलब वास्तव में सही दिखाया उन्होंने। दिल्ली में जितनी भी मलिन बस्तियां हैं और ये छोटे छोटे पहाड़ी इलाके हैं वहां पे वो गांव टाइप के, सब जगह पानी का क्राइसिस है भयंकर रूप से। राजधानी में ये स्थिति है तो ये सब चीजें तो सॉर्ट आउट होनी चाहिए थी। बस एक ही चीज से मुझे संतोष है कि जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है उसके कैबिनेट मिनिस्टर किरेन रिजिजू है और उसके जो एमओएस है वो जॉर्ज कुरियन है। तो इसको लेके हाँ ये तो बढ़िया है। हमारे आरफा सबा और राणा और साहिबा ये जितनी भी है और बाकी चिड़ियाघर वाला भालू, ये सब लोग रोते हैं। उस रोने से हमें बड़ा आनंद आता है। जी जी बिल्कुल, वो तो सही किया। वो तो इस बारे में तो शाहनवाज हुसैन ही कह चुके थे कि भाई अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग से बनाने की जरूरत है भी नहीं है, क्यों क्या जरूरत है, अगर सबको सब चीजें मिल ही रही हैं तो अलग से क्या आवश्यकता है इसकी बनाया जाए। जी, तो इसी के साथ आज के इस विचार विमर्श को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।